हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट एंड सेकेंड वीक फरवरी 2026 के टोटल करंट अफेयर्स एक ही साथ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो कई तरह के टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग कंटेंट देंगे। बहुत थोड़ा लंबा होगा ये जरूर आपको वीडियो। ओके, इसमें जो प्रमुख टॉपिक्स हैं जैसे कि केंद्रीय बजट है, बिहार बजट है, उत्तर प्रदेश बजट है, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर जो सहमति बनी है वो है, वीरता पुरस्कार है यानी गैलेंट्री अवार्ड है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, रामसर स्थल नए हैं और भी बहुत कुछ है। वो सब कुछ जानेंगे इस वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीति केंद्र जो फैसले, इसके अलावा अदालत के जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं उन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। वीकली है तो थोड़ा रफ्तार में चलेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, फिर डिटेल में हल्की फुल्की बताते हुए फिर आगे बढ़ते चलाएंगे। ओके, डेली वाले वीडियो में बहुत डिटेल में मैं बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में राष्ट्रगान से के पहले राष्ट्रगीत के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है? 6 अंतरे। ठीक है, आमतौर पर 2 अंतरे ही गाए जाते थे, अब 6 अंतरे गाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर, आप फर्क जो है ना वो समझ लीजिएगा। राष्ट्रगान है जनगण मन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इसमें ये साफ तौर पे कहा दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कि पहले राष्ट्रगीत बजाया जाएगा वंदे मातरम को, और उसके बाद फिर राष्ट्रगान को बजाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विपक्ष ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फरवरी 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव का नोटिस पेश किया? आंसर होगा अनुच्छेद 94। इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इस्तीफे और या उनको पद से हटाए जाने के प्रावधान का जिक्र है। तो इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लीडर्स ने ये जो है ना नोटिस दिया है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से वो संसद को चला रहे हैं, खासतौर पर लोकसभा को चला रहे हैं, इसलिए ओम बिरला के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। अब क्या है अनुच्छेद 94, आर्टिकल 94, इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इस्तीफे पद से हटाए जाने का प्रावधान है। इस्तीफा वो उपाध्यक्ष को दे सकते हैं अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष जो है ना वो अध्यक्ष को दे सकते हैं। पद से हटाए जाने के लिए पूरा नियम कानून बना हुआ है कि साधारण बहुमत से हटाए जा सकते हैं, लेकिन उसके मतलब एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, और उसके बाद साधारण बहुमत मतलब कि जो सदस्य उपस्थित हैं तो उनमें से अगर 50% वोट आ गया अधिक, 50% से अधिक, तो फिर हटा दिया जाएगा पद से। ठीक है, नहीं तो अच्छा, इतिहास में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी को इस तरीके से हटाया गया हो। ओके, बहुमत भी नहीं है विपक्ष के पास, लेकिन उसने ये प्रस्ताव पेश किया है। ये दरअसल इसके जरिए चर्चा वो करना चाहता है, और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बहुत सारी बातें वो करना चाहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आंसर होगा इसका युगनाम खेमचंद। युगनाम खेमचंद, तो 4 फरवरी को उन्होंने राज्य के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। देखिए, वहां पर बहुत लंबे अरसे से ये नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर ही ये मणिपुर ये वाला, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जो मैतई और कुकी समुदाय के बीच में वहाँ पर जो बहुत तनाव हो गया है उसकी वजह से। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, उनका नाम है युमनाम खेमचंद। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ पर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उपायों तक पहुंच को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है? आंसर होगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 तक के तहत ये फैसला कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हर जो सरकारी है या प्राइवेट स्कूल है उसके सेक्शन, मतलब वो जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर मुफ्त में सैनिटरी पैड, अलग टॉयलेट, ये सब संवैधानिक हक होगा। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अनुच्छेद 21 वो क्या कहता है? वो जो है ना वो
सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, जो प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है, विदेशियों को भी। और ये प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उनके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रविष्ट नरेंद्र मोदी ने पंजाब के किस एयरपोर्ट का नाम संत गुरु रविदास जी रखने का ऐलान किया? रख दिया गया है। आंसर होगा आदमपुर एयरपोर्ट। ठीक है, आदमपुर एयरपोर्ट, ये जालंधर में आयोजित एक कार्यक्रम था, वहीं पर उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये पंजाब की बात हो रही है, वहां के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। आगे बढ़ते हैं और अब वायरस बीमारी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं और प्रश्न होगा यहाँ पर, क्या सानूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको मंकी फीवर भी कहा जाता है, KFD मंकी फीवर, तो उससे जनवरी 2026 में किस राज्य में एक मौत का मामला सामने आया है? आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में ये मामला सामने आया और उसकी जांच पड़ताल जो ना वो चल रही थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया हैं। अगला क्वेश्चन, सरकारी रोजनावृत्ति क्लिनिक यानी मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया ऑफिशियल तौर पर? आमतौर पर इससे रिलेटेड सलाह मशवरे डॉक्टर देते थे, लेकिन स्पेशली इसके लिए आंसर क्या होगा इसका? महाराष्ट्र। ये देखिए, वहाँ के महाराष्ट्र के हर जो जिला अस्पताल हैं उनमें और जिला महिला अस्पताल वहाँ पर ये सुविधा को शुरू कर दिया गया है। मीनोपॉज क्या होता है? ये महिलाओं के जीवन का एक प्राकृतिक पड़ाव होता है जब उनका जो पीरियड्स है यानी मासिक धर्म है वो अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। ये तकरीबन 45 टू 50 ईयर की उम्र के बीच में होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर शारीरिक बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र की, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और प्रश्न यहाँ पर होगा, धन्या नाथन वो किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है? आंसर होगा केरल। वैसे देश की भी वो पहली महिला नेत्रहीन जज है, लेकिन अगर व्यक्ति के तौर पर अगर देखेंगे तो ये दूसरी नेत्रहीन जज है। पहली जो नेत्रहीन जज रहे हैं उनका नाम है, राजस्थान के हैं, ब्रह्मानंद शर्मा। वो 2013 में वो जज थे। ठीक है, तो ये केरल की हैं। अब हम लोग चलते हैं आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें हम लोग बजट वगैरह भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्थिक एक्टिविटी है वो भी देख लेते हैं। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा शार्प लर्निंग ऐप पर। और वहाँ पर जो है ना, जिन लोगों ने करंट फोर्स का मेंबरशिप लिया है, यानी करंट फोर्स की शानदार तैयारी कराई जाती है शार्प लर्निंग ऐप पर, उसके ज़रिए आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाएंगे करंट फोर्स के, अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा, PDF, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा करंट फोर्स का। स्पेशलाइज्ड करंट फोर्स रिलेटेड ही कंटेंट वहाँ पर पूरा का पूरा तैयारी करवाई जाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के तहत भारतीय सामान पर अमेरिका कितना टैरिफ लगाएगा? आंसर होगा 18%, 18% लगाएगा। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न, भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के तहत डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिकी निर्यात पर भारत में कितना टैरिफ लगेगा? 0%। मतलब वहाँ का सामान आएगा तो 0% टैरिफ लगेगा, यहाँ का सामान जाएगा तो वो 18% का टैरिफ लगेगा। भारत और अमेरिका के बीच में महीनों से ये डील होने की प्रयास चल रहे थे और आखिरकार ये 2 फरवरी को सहमति बन गई समझौते को लेकर। अभी साइन नहीं किया गया है, बहुत सारी बातें बदली भी जा रही हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाया था 25% टैरिफ था और 25% जुर्माना था, जो कि रूस से हम जो तेल परचेज कर रहे थे उसको लेकर था। तो उसको एक तो 25% जुर्माना खत्म कर दिया गया और 25% जो था उसको घटाकर 18% ये कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ कि 50% से टैरिफ घटकर अब 18% हो गया है तत्काल प्रभाव से। ये समझौता तब हुआ जब भारत ने बजट में अमेरिका की कई सारी मांगे उसको स्वीकार कर लिया। और एक चीज़ ये भी रहा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से हमने बहुत ही
तेजी से व्यापार समझौते पूरे किए थे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि साफ तौर पे ट्रंप ने कह दिया है कि हमारे लोगों की टीम होगी जो नजर रखेगी भारत पर कि क्या भारत रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा है, और कहा कि आपको खरीदना होगा तेल वेनेजुएला से। ठीक है, तो ये है बात। एक अच्छा हमारा मित्र, वक्त पे काम आने वाला मित्र रूस, उससे एक तरह से हमें दूरी बनानी पड़ रही है भारत की इसकी वजह से। और बहुत सारी बातें इस डील पर हो रही है कि क्या ये डील अच्छे हैं या बुरे हैं। खास तौर पर आप देखिए कि इसमें एग्रीकल्चर क्षेत्र को बहुत नुकसान देखने को मिलने वाला है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। सवाल उठ रहे हैं एक और कि इन सब चीज़ों से पहले, यानी अमेरिका ने जो ये टैरिफ वॉर शुरू किया था, उससे पहले यानी 6-8 महीने पहले मात्र अमेरिका में भारत के सामान पर 2 से 3% का टैरिफ लगता था, लेकिन अब 18% का टैरिफ लगेगा और उसका सामान आएगा तो हम 0% देंगे। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को भी खोल दिया गया है। लेकिन इसी के साथ ये देखने को मिला है बहुत ही खतरनाक भारत के लिए कि भारत का जो कॉटन इंडस्ट्री है उस पर, और कॉटन जो एग्रीकल्चर है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि अमेरिका ने इसी के साथ भारत से डील करने के साथ साथ ये ऐलान कर दिया है कि जो बांग्लादेश से वो टेक्सटाइल लेगा यानी कपड़े लेगा, उस पर 0% टैरिफ रहेगा तब तक जब तक कि वो कच्चा माल अमेरिका से लेता है। अभी तक बांग्लादेश जो है ना वो कच्चा माल 70 से 80% भारत से लिया करता था, लेकिन अब वो 0% टैरिफ के लिए वो सारा माल क्या करेगा, कच्चा माल वो अमेरिका से परचेज करेगा। ये जब बहुत सवाल उठे इस पूरे मुद्दे पर, टेक्सटाइल के मुद्दे पर, तो उसके बाद फिर पीयूष मंत्री जो कॉमर्स मिनिस्टर भारत के, उन्होंने ये कहा कि भारत पर भी 0% टैरिफ लगेगा, लेकिन अगर हम कॉटन मंगा लेते हैं अमेरिका से, अमेरिकी जो कॉटन है उसका इस्तेमाल करके हम उसी को टेक्सटाइल बनाकर वहाँ भेजते हैं तो 0% टैरिफ लगेगा। तो मतलब ये हुआ कि जो भारत उपजाता था इतना बड़े पैमाने पर, वो जो कॉटन है अब उसका इस्तेमाल अमेरिकी निर्यात के लिए नहीं हो पाएगा। देखिए, अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में चाइना को कॉटन निर्यात किया जाता था और चाइना ने 100% का टैरिफ लगाया हुआ है। इसकी वजह से 70 से 80% अमेरिका का जो कॉटन निर्यात है वो रुक गया है और वो बाजार के तौर पर, डंपिंग यार्ड के तौर पर भारत और बांग्लादेश को देख रहा है। और मजबूरी में भारत को, मतलब यहाँ पर कॉटन उपजाया जाता है फिर भी वहाँ से मंगवाना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, भारतीय किसानों को बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, और मैंने डेली के वीडियो में ये सब बताया हुआ है, बहुत सारी डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा करेंगे केंद्रीय बजट, ये यूनियन बजट 2026-27 के बारे में। इसके पूरी पड़ताल आपको बताता हूं मैं एक एक क्वेश्चन के जरिए, थोड़ा फास्ट होगा। वैसे अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 1 फरवरी 2026 का जो करंट अफेयर्स है डेली वाला, वो देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया। तो क्वेश्चन होगा, केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 53.47 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं इस देश की, उन्होंने 9वीं बार बजट पेश किया है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है। अब अगर हम देखेंगे आय और व्यय, और आय का देख लेते हैं पहले। आय का जो लक्ष्य वो कितना है? देखिए, इसको इनकम को ना 2 हिस्से में बांट के देखा जाता है। ठीक है, एक हिस्सा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट, मतलब राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो जो यहाँ पर इनकम की बात कर रहे हैं, ये है 35.33 लाख करोड़ रुपए, और कैपिटल रिसिप्ट है 18.14 लाख करोड़ रुपए, 18.14 लाख करोड़ रुपए। तो इसमें क्या, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट जो हुआ वो सरकार को टैक्स के जरिए इनकम प्राप्त होता है। कैपिटल रिसिप्ट वो है ऐसी रकम जो लोन के जरिए प्राप्त हुई हो या फिर जो एसेट उसको इनकम में मिला है। बहुत सारे
इंडस्ट्री है सरकार की, वहाँ से अगर मुनाफा मिला है तो वो सब हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात। अब कहाँ कहाँ पर खर्चा होगा और कहाँ कहाँ पर इनकम होगा। अभी फिलहाल हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा जो इनकम हो रहा है वो क्या है, कर्जे से। 24% हम कर्ज ले रहे हैं, बोराइंग एंड अदर लायबिलिटीज यानी उधार और कर्ज और अन्य देनदारियां। ठीक है, ये लगभग 16.96 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये होता है। ठीक है, ये देखा आपने। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये इनकम टैक्स से आ रहा है, फिर कॉरपोरेशन टैक्स इधर 18% है ये वाला, फिर जीएसटी देखने को मिल रहा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है, ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें खर्च कहाँ कहाँ पर और कितना करना है। ठीक है, इनकम तो देख लिया, अब एक्सपेंडिचर देखिए। एक्सपेंडिचर भी क्या है, 53.47 लाख करोड़ रुपए है, और इसमें भी दो हिस्से हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्च का मतलब क्या हुआ, ऐसा खर्च जो सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, इन सब में खर्च हो रहा हो। और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है ऐसी रकम जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पुल, ये सब बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं, तो ये होता है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये देखिए कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना हमें बहुत बड़ी रकम क्या इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, 14.04 लाख करोड़ रुपए। इतनी रकम हम कर्जा चुकाने में या कर्जे का ब्याज देने में चुका रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये खर्चा है वो कहाँ कहाँ पर और कितना हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्टेट को शेयर दिया जा रहा है टैक्स एंड ड्यूटी का, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सब का शेयर दिया जाता है, वो हो गया। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 20% ये इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, यानी जो कर्जा लिया हुआ है उसका ब्याज दिया जा रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उस पर 17%, डिफेंस पर 11%, बाकी ये अलग अलग खर्चे जो है ना वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में सबसे ज़्यादा 24% आय का स्रोत इनमें से क्या है, आंसर होगा उधार और कर्जा। 24% जो है ना वो आय का स्रोत जो है ना, यानी 16.96 लाख करोड़ रुपए, ये बड़ी रकम है, ये आय की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों को टैक्स के जरिए या टैक्स के हिस्से के बाद सबसे ज़्यादा किस मद में, यानी 20% यानी 14.04 लाख करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है, ब्याज चुकाने में बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरा स्थान है ब्याज चुकाना। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण। अच्छा, एक और बात कही है सरकार ने कि हम जो डेट टू जो जीडीपी टू डेट है ना उसको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। मतलब जीडीपी का जो 56.1% अभी सरकार ने मतलब सालों से लोन लिया हुआ है, वो धीरे धीरे आगे 30 से 31 तक 50% करने का प्लान किया गया है। कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम चुका देंगे बहुत सारा और नया नहीं लेंगे, मतलब ये हुआ कि हमारा जो जीडीपी है ना वो बढ़ जाएगा, तो ऐसे में जो हमने लोन लिया हुआ है वो उसके सामने में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम पेंशन के साथ आवंटित की गई है, तो 7,84,678 करोड़ रुपए होते हैं। ये इतनी रकम वो दी जा रही है सरकार के द्वारा, ओके, रक्षा बजट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उन सबको कितना कितना खर्चा जो है ना वो एलोकेट किया गया है कि कितना खर्च करना है। तो देखिए वित्त मंत्रालय को 19.72 लाख करोड़ रुपए, फिर रक्षा मंत्रालय है, उसका सड़क परिवहन मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय वगैरह वगैरह। ये तो हो गया विभाग के अनुसार, लेकिन अगर हम इसको क्षेत्र के अनुसार देखेंगे यानी किस क्षेत्र में कितना खर्चा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है वो खर्चा वो है ब्याज पर। ठीक है, जो सरकार खर्च कर रही है, वो टैक्सेस दे रही है वो तो अलग बात हो गई, टैक्सेस का शेयर दे रही है राज्य सरकार, वो तो उनका हक था।
यहाँ ब्याज पर इतना, उसके बाद फिर परिवहन पर खर्च हो रहा है, फिर आप देखेंगे कि डिफेंस पर खर्च हो रहा है, फिर सब्सिडी जो महत्वपूर्ण दी जा रही है, फिर पेंशन पर खर्च हो, ग्रामीण विकास उसके बाद है, गृह विभाग से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित। अब यहाँ पर फर्क समझिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि कृषि और किसान मंत्रालय भी है, और फिर आगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी मंत्रालय, आपको ग्रामीण विकास भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो सब मिक्स कर दिया गया है एक तरह से, ठीक है। और शिक्षा हमारे जो प्राथमिकता में कितना नीचे है वो हम देख रहे हैं, एजुकेशन, और स्वास्थ्य कितना नीचे है यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा जो खर्च जो हमारा होने वाला है क्षेत्रवार, वो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? आंसर होगा 4.3%, ठीक है। 4.3% ये राजकोषीय घाटे की बात कही जा रही। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या हुआ फिस्कल डिफिसिट का, इसको समझना चाहिए। देखिए जो आपके पास इनकम हो रहा है ना, तो इनकम आपने शुद्ध इनकम, जिस मतलब कि आपने जो लोन लिया हुआ है उसको हटा दीजिए, जो लोन ले रहे हैं, तो शुद्ध आय हो गई, और जो खर्च कर रहे हैं उसमें हम जितना ब्याज चुका रहे हैं उसको हटा दीजिए, तो ये शुद्ध खर्चा हो गया। तो जो शुद्ध आय माइनस शुद्ध खर्च, लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है, इसमें हम जो है ना वो तकरीबन 16.96 लाख करोड़ रुपए हम जो है ना वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं इनकम से। तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है कि हमें लोन ले लिया, तो ये होता है 4.3%, ठीक है। अनुमानित ये राजकोषीय घाटा ये देखने को मिल रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का यानी 25-26 का जो राजकोषीय घाटा 4.4% था, कुछ कम करने की कोशिश सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए एक समय कोविड-19 के समय 9.2% चला गया था, और धीरे धीरे घटकर अब 4.3% किए जाने की कोशिश सरकार कर रही है। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और बात बताऊं आपको कि 2026-27 में जो कुल जीडीपी का अनुमान है वो कितना है। जीडीपी का जो अनुमान है वो 394 इतने लाख करोड़ रुपए का जीडीपी का अनुमान है, ठीक है। जीडीपी मतलब जो देश में एक साल में जो जितना हम गुड्स और सर्विसेज यानी माल और सेवा उन सब का जो उत्पादन कर रहे हैं वो एक तरह से वो ये रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा अगला, यूनियन बजट 2026-27 में आर्थिक विकास को गति देने के लिए कितने क्षेत्रों में ठोस नीतिगत कदम उठाने का ऐलान किया गया? 6 क्षेत्र चीजों में। एक तो ये 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, विरासत में मिले औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार किया जाएगा, चैंपियन एमएसएमई उसको तैयार किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त बढ़ावा दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म जो ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता है उसको सुनिश्चित किया जाएगा, शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। तो ये सब जो ना नीतिगत कदम उठाए जाने का ऐलान किया गया है। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान का प्रावधान है? आंसर होगा भूटान, उसे 2288 करोड़ रुपए दिए जाने का प्लान है, और उसमें अनुदान है बड़ी रकम और कुछ लोन भी है, 519 करोड़ रुपए का लोन है। उसके बाद हम फिर देखते हैं नेपाल है 800 करोड़, मालदीव है 550 करोड़, मॉरिशस है 550, श्रीलंका 400 करोड़, म्यांमार है 300 करोड़, अफ्रीकी देश है, ये बांग्लादेश को भी दे रहे हैं लेकिन काफ़ी कम कर दिया गया है इस बार, 60 करोड़ रुपए है। और एक चीज़ देखिए, चाबहार बंदरगाह को अब शून्य कर दिया गया है, मतलब नहीं मिलेगा, मतलब हम लोगों ने चाबहार से हाथ तो पीछे खींच ही लिए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, प्रश्न होगा अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को कौन सी बार बजट पेश किया? मैंने पहले ही बताया था आपको, 9वीं बार पेश किया। एक व्यक्ति के द्वारा लगातार इतनी बार बजट पेश करना पहली बार हुआ इतिहास में, लगातार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे इनसे भी ज्यादा
बजट पेश किया हुआ है मोरारजी देसाई ने, वो 10, लेकिन वो भी रुक रुक के बीच में किसी और ने बजट पेश किया, फिर उन्होंने बजट पेश किया, इस तरह से। और लगातार में नंबर 1 ये होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो बजट में बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, वो सब घोषणाएं क्या हैं वो देख लीजिए। युवाओं के लिए ये बात है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब खुलेंगे, मतलब रील बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है, रील बाज बनाए जाएंगे इस देश के युवा ज़्यादातर। कुछ और भी है उनका प्लान, लेकिन मूलतः देखने को ये मिल रहा है रील। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, इन सब सेक्टर के लिए 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे जहां पर पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों को में काम का मौका मिलेगा, कॉरपोरेट मित्र बनाया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। स्टार्टअप, गेमिंग स्टार्टअप के लिए लोन देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड भी बनाने जाने का प्लान किया गया है। IIT RISC में नई टेक्नोलॉजी फेलोशिप शुरू की जाएंगी और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, युवाओं के लिए बताया गया। महिलाओं के लिए हम देखेंगे बिजनेस वुमेन को प्रमोट करने के लिए ये सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उस चीज़ को जो ना और बढ़ावा दिया जाएगा। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे वहाँ पर, और दूर दराज की जो छात्राएं हैं वो वहाँ पर रह सकेंगी, पढ़ाई कर सकेंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए सोशल फंड बनाए जाएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही 12 लाख वाला जो था वो न्यू टैक्स रिजिम में वो रहेगा। AI से रोजगार की बात की गई है, और इसमें यह है कि एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बनाई जाएगी, जो ये कमेटी AI समेत उभरती तकनीक के रोजगार पर पड़ने वाला जो असर है उसके आकलन को सिफारिश देगी। अब देखिए AI बहुत ही बुरा असर डाल रहा है। आपको देखिए कि जो वकालत का क्षेत्र है वहाँ बहुत बहुत ही विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंटर्न हैं, जो सहायक वकील हैं, उनका काम ज़्यादातर वही AI ही करने वाला है। डॉक्टर के बहुत सारे काम AI करने वाला है। इंजीनियर्स के बहुत सारे काम जो आपको देखिए कि उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, BPO का काम है, ये सब वो करने वाला है। और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में और भारत में भी जो ये IT कंपनियां हैं उन सब के शेयर के प्राइसेस बहुत डाउन हो रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये किसानों के लिए ये है कि मल्टी लैंग्वेज AI टूल भारत विस्तार, इसको लॉन्च किया जाएगा। ये जो AI टूल है वो अलग अलग भाषाओं में किसानों को मौसम की जानकारी, फसल के स्टॉक, इन सबको के बारे में बताएगा। नारियल उत्पादन बढ़ाना है, मछली उत्पादन बढ़ाना है, डेयरी पशुपालन, इन सबको बढ़ाने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना भी शुरू की जाएगी। ये बातें कही गई हैं। किसानों के लिए और है, किसानों का जो किसान सम्मान निधि है वो बरकरार रखा गया है, ये महत्वपूर्ण बात है। मेडिकल और हेल्थ में ये कहा गया है कि कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है, और देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ये खोले जाएंगे। झारखंड के रांची, असमपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर, उसकी शुरुआत की जाएगी। बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। और ये सब है, 3 नए नेशनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। ये है महत्वपूर्ण बातें। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। रेलवे के लिए कहा गया है कि इसका जो बजट है ना रेलवे का, वो 2.81 लाख करोड़ रुपए है इस बार का। ठीक है, तो ये है करीब पिछले साल से 10% ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ में कहा गया है कि इस देश में 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर वो बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हम देखेंगे कि इस बार जो है ना कुल जो है ना 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने का प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, तो ये है माल ढुलाई के लिए 20 नए वाटरवेज भी बनाए जाएंगे नदियों के माध्यम से। ग्रीन एनर्जी में ये कहा गया कि बैटरी बनाने वाली जो मशीनें हैं उन पर टैक्स छूट बढ़ाएगी सरकार, ताकि लिथियम आयन बैटरी बनाने
का काम भारत में तेजी से हो सके, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना वो चाइना से ही आ रही हैं। ठीक है, अब उसको बैटरी अभी तक हम चाइना से ले रहे थे, अब बैटरी बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो अभी हम चाइना से लेने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। खनिज को लेकर ये बताया गया है कि रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में जो खनिज मतलब दुर्लभ जो खनिज है उनके लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा। विदेशों में पढ़ाई लिखाई को लेकर ये है कि जो टीसीएस लगता था, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसको कम करने का फैसला किया गया है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐलान। अब कुछ और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का कितना हिस्सा जो है ना, मतलब कितना प्रतिशत रखने का जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिश थी उसको मंजूरी दे दी है। आंसर का 41%। ठीक है, ये पहले भी 41% ही था, लेकिन अब मतलब फिर से ये कह दिया गया है कि 41% के आसपास हम रखेंगे। ये है महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो ये आप कहेंगे 41%। देखिए, टैक्स कई तरीके के होते हैं। एक तो सेंट्रल टैक्स होता है और एक नॉर्मल टैक्स होता है। नॉर्मल मतलब जीएसटी वगैरह हो गया। जीएसटी तो 50% राज्य को मिलता है, 50% केंद्र सरकार को मिलता है। इसलिए जब आप परचेज करने जाते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्रीय करों की बात हो रही है, यानी इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तब उनमें से जितना कलेक्ट होगा ना उस राज्य से, उसका 41% राज्य को दिया जाएगा, बाकी हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास रखेगी। हालांकि इसको लेकर ये डिमांड थी कि 50% कर दिया जाए, कुछ का उससे ज़्यादा करने का भी डिमांड थी राज्यों की। अब बात करें हम लोग राज्यों के बजट के बारे में, और उसमें पहले बात करेंगे हम लोग क्या, बिहार बजट 2026-27 के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, बिहार बजट 2026-27 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। आंसर होगा 3.47 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार के जो वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, तो उन्होंने 3 फरवरी को ये बजट पेश किया है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बजट में इनकम का लक्ष्य क्या है, ये है 3.47 लाख करोड़ रुपए। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, जो मैंने पहले बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ, मतलब कि सरकार को टैक्स वगैरह से जो इनकम हुआ है वो सब यहाँ पर बात हुई है। अपना जो राजस्व है उससे इनकम होने वाले 2.85 लाख करोड़ रुपए। और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट, यानी लोन से नया लोन लिया जा रहा है या फिर कुछ जो एसेट है जो कमाई करके दे रही है उसकी रकम है, तो ये 61,939 करोड़ रुपए होता है। अब इसमें जो इनकम है सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तो केंद्रीय करों में राज्यों का जो अंश है वो उससे आ रहा है। जैसे जीएसटी है, उसका अधिकार है राज्यों का, तो वो अधिकार मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखेंगे वो क्या है, राज्य सरकार का कर राजस्व है 18.92%। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे लोक ऋण है, सरकारें बहुत लोन ले रही हैं, 17.81% जो ना लोन लिया जा रहा है। फिर केंद्र से सहायता अनुदान भी मिल रहा है 14.92%। ये है पूरा इनकम, इस तरीके से जो ना वो आ रही है। अब हम लोग ये देखते हैं खर्चा। ठीक है, खर्चा कितना करेगी सरकार, तो वही इसमें खर्चे में थोड़ा सा जो ना अंतर है। ठीक है, इनकम में हम लोगों ने देखा था 3.47 लाख करोड़ रुपए, और खर्चे में भी 47 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन थोड़ा सा इधर सैकड़ा में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से देखते हैं। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 2,84,000 करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 63,455 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, ये जो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, राजस्व खर्च को यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, ये सैलरी और योजनाओं में जो खर्चा होने वाला है। और पूंजीगत खर्च यहाँ पर क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि नया निर्माण, ऐसा काम जो लॉन्ग टर्म होने वाला है, कैपिटल के रूप में रहने वाला है, सड़कें, पुल, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, बिहार में इसको योजना व्यय और स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय के तौर पर भी इसको डिवाइड किया जाता है। योजना व्यय मतलब स्कीम एक्सपेंडिचर, ये है 1,22,155 करोड़ रुपए, और दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, ये 2,25,000 करोड़ रुपए के आसपास है।
ठीक है। इसमें योजना व्यय का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नई योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों के लिए। और स्थापना और प्रतिबद्धता का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हुआ कि सैलरी और कुछ कमिटमेंट है उस सब पर खर्चा किया जाना है। अब कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा किया जाना है, तो वो देखिए। सामान्य सेवाओं में और इस सामाजिक सेवाओं में 41, हाँ, सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा 41.55% का खर्चा है। मतलब कि ये मानव संसाधन के विकास, यानी एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर, और सामाजिक सुरक्षा, इन सब चीज़ों पर खर्चा होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 28.2% जो है सामान्य सेवा, यानी वो जो सरकारी सेवाएं हैं ना, जैसे प्रशासन, कानून व्यवस्था, अदालत, इन सब में भी खर्चा हो रहा है वो। फिर आर्थिक सेवाएं हैं, हम देखेंगे 23.39% है। ये आर्थिक सेवाएं वो हैं जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन क्षमता से जुड़ी हुई होती हैं। बाकी ये देख रहे हैं 6.52% जो ना लोक ऋण की वापसी भी हो रही है, मतलब ब्याज वगैरह भी दिया जा रहा है और साथ में वापसी की जा रही है कुछ पैसे। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। बिहार बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? शिक्षा, एजुकेशन में सबसे ज्यादा खर्चा किया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन पर सबसे ज्यादा कितना? देखिए यहाँ पर शिक्षा पर 60,204 रुपीज और उच्चतर शिक्षा पर 8,000। तो इस तरह से दोनों जो है ना, वो टोटल बजट का एजुकेशन पर 19.62% है, यानी 68,216 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। आगे अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न जो विभाग हैं उनको कितना एलोकेट किया गया है। तो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा शिक्षा पर किया गया है, उसके बाद ग्रामीण विकास, फिर स्वास्थ्य, ऊर्जा, नगर विकास, ग्रामीण विकास, ये सब चीज़ें हैं अलग अलग, ये क्षेत्र वाइज यहाँ पर दे दिए गया है। अगर विभाग वाइज देखेंगे तो इस तरह से देखने को मिलेगा, शिक्षा विभाग, फिर उच्चतर शिक्षा विभाग, फिर ब्याज भुगतान, फिर पेंशन, ग्रामीण विकास, ये पूरा का पूरा डिटेल है जो एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल प्ले पर आप शार्प लर्निंग सर्च कर लीजिएगा, या फिर सन्मय प्रकाश पे सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा बजट का भी उसमें कंटेंट है, इसका इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा करंट फॉर्स का। बहुत मामूली से प्राइस है, अभी एंड टू वीक ऑफर भी चल रहा है कुछ, तो उसमें बहुत मामूली सी रकम में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट में वित्त वर्ष 2026-27 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है? आंसर होगा 13,09,155 करोड़ रुपए। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है। और 25-26 का अनुमान क्या है? ये 11,39,804 करोड़ रुपए। और जो ग्रोथ रेट है जीएसडीपी का 14.9% है। और वित्त वर्ष 2024-25 में कितना था? 9,91,997 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ जीएसडीपी का मतलब क्या हुआ? जैसे जीडीपी का आप मान जानते हैं ना, जीडीपी मतलब उस देश में जो है ना वो सेवा और माल यानी गुड्स एंड सर्विसेज, उसका उत्पादन लगभग वो कितना हुआ है। इस तरह से राज्य का भी देखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं क्या? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी कहते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है इसका पता चलता है इसके जरिए। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है, जो देश के जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है? आंसर को 14.9%। ठीक है, 24-25 में रहने का अनुमान है। इससे पहले 25-26 में रहने का अनुमान है। ठीक है, 25-26 में 14.9% रहने का अनुमान है। उससे पहले यानी 24-25 में बिहार ने 13.1% की आर्थिक वृद्धि वो की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार ने बजट 2026-27 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? आंसर क्या होगा? 2.99%। और रुपए में यह आंकड़ा हो जाएगा 39,111 करोड़ रुपीस। अब ये जीएसडीपी क्या होता है मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी है, उसका मूल्य कितना है, वो हो गया जीएसडीपी।
तो टोटल जीएसडीपी जो है ना वो 26-27 में ये होने का अनुमान है 13,09,000 करोड़ रुपए। उसका 2.99% जो है ना वो फिस्कल डेफिसिट है। अब ये क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? देखिए क्या है कि कैसे निकालते हैं। जो टोटल इनकम आ रहा है ना उसमें से देखा आपने कि लोन लिया गया, उसको हटा दीजिए, ठीक है, यानी शुद्ध आय। और जो खर्च हो रहा है उसमें बहुत सारा ब्याज दे रहे हैं, चुका रहे हैं लोन को, उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो शुद्ध आय और शुद्ध व्यय, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो एक्चुअल में निकलता है फिस्कल डेफिसिट, यानी हमें कितना घाटा हो रहा है। हमें यानी आमदनी अठनी और खर्चा रुपया हो रहा है, तो बाकी जो खर्चा है ना वो लोन लेना पड़ रहा है। यही है फिस्कल डेफिसिट। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है, सरकार को लोन ज़्यादा लेना पड़ता है ठीक है। और अगर लोन ज़्यादा लिया तो फिर आम लोगों के लिए रुपए कम बचते हैं, उससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है, लोन कितना है? तो ये है 3,88,554 करोड़ रुपए। सार्वजनिक ऋण की बात हो रही है यहाँ पर। टोटल अब तक जो लोन लिया हुआ है बकाया वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रश्न होगा बिहार बजट 2026-27 में विकसित बिहार 2025 से 30 के 7 निश्चय 3 उसकी योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान है? तो 14,800 करोड़ रुपए। और 7 निश्चय 3 क्या है? पहला है दोहरा रोजगार, दोहरी आय, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तीसरा है कृषि क्षेत्र में प्रगति के माध्यम से राज्य की समृद्धि। चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित जीवन। छठा है मजबूत नींव, आधुनिक विस्तार। सातवां है सभी के प्रति गरिमा, सम्मान के माध्यम से जीवन की सुगमता। तो ये है 7 निश्चय 3 और इसी के लिए ये किया गया है। अब ये जो ना कई सारे डिपार्टमेंट्स में, ऐसा नहीं है कि केवल इसी के लिए, तो कई सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है। तो वो देख लीजिएगा कि 7 निश्चय हमारे ये हैं, इनमें कितना खर्च होगा, तो 14,800 करोड़ रुपए के आसपास ये होना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है अब कुछ, हाँ, किन संकल्पों का ऐलान किया गया है? तो ये उपरोक्त सभी है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। ये तीनों के तीनों जो है ना वो हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग देखते हैं कि जो घोषणाएं की गई हैं वो क्या क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो घोषणाओं की चर्चा कर लें। घोषणा में ये देखिए 5 जो है ना मूलभूत तत्वों की बात कही गई इसमें, इस बजट में। ज्ञान, विज्ञान, सत्यनिष्ठा, आकांक्षाओं और सम्मान पर आधारित है ये। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 50 लाख करोड़ के निजी निवेश का लक्ष्य भी रखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर से भी निवेश आए। हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज, नई एजुकेशन सिटी बनेगी। 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे बिहार में। सभी शहरी जो 1 लेन सड़क है उसको 2 लेन किया जाएगा। डीजल से चलने वाली जो सरकारी बसें हैं उसको सीएनजी और इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। किसानों को खेती किसानी में मदद के लिए राज्य सरकार कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 करोड़ रुपए वो देगी किसानों को। तो ये केंद्र सरकार का जो किसान सम्मान निधि ना उससे अलग है, ठीक है। सहकारी क्षेत्रों में 2 चीनी मिलों को चालू करने की योजना है। बिहार में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन किया जाएगा। बिहार कृषि एक्सेलरेशन मिशन उसकी भी स्थापना की जाएगी। चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप ये भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने बिहार बजट 2026-27 के अनुसार में उसमें 2024-25 में राज्य के प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना रखा है, मतलब कितना है? आंसर का 76,490 रुपीज, ठीक है। ये है 24-25 का। उससे पहले 68,624 रुपये था। उससे पहले 6,573 रुपये था। ये बहुत कम है। अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो वहाँ 1,20,000 के आसपास है।
और ये 76,000 है। तो ये है महत्वपूर्ण बातें। ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक साल में एक व्यक्ति एवरेज कितना कमा रहा है। अगला क्वेश्चन, सबसे 3 समृद्ध जिले का नाम क्या है? तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर। पटना की जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो सबसे ज्यादा है, वो है 1,31,332 रुपए। उसका तो बेगूसराय फिर मुंगेर का स्थान है। और सबसे खराब हालत जो है वो है शिवहर की, मात्र 18,980 रुपए प्रति व्यक्ति आया है शिवहर में। अब ये तो बहुत कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 12 महीने होते हैं, आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद अररिया है, उससे बेहतर सीतामढ़ी है। ये है, बहुत कम है, लेकिन इधर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है पटना में। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पुरुष श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः कितना है? तो 76.8% और 67.8%, ठीक है। इतने पुरुष कामगार हैं, बाकी जो है ना वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये है अंतर, इसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2021 से 25 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर घटकर कितनी रह गई है? 14.4% रह गई है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा थी, अब पहले 2011 से 15 के बीच में 18.5% ग्रोथ रेट थी, ठीक है। तो प्रजनन दर कम हुआ है, इसकी वजह से ये हम ये देख रहे हैं कुल जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें वृद्धि में कमी दिख रही है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि 2039 तक बिहार का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 2.1 पर पहुंच जाएगा, तो स्थिर हो जाएगा उसके बाद। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2019-23 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु कितनी थी? इसका आंसर होगा 69.9 ईयर पुरुषों का और 69.7 वर्ष महिलाओं का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो जन्म ले रहे हैं बच्चे, तो उस समय जो जन्म लिए बच्चे, उसके अनुसार वो कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ढेर सारे, वो भी फटाफट देखते हैं, ठीक है। तो ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है ना, ये बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2 फरवरी 2026 को विधानसभा में पेश किया था। और ये 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था, स्थिति, विकास, इन सब के बारे में बताया गया है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में जैसे मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस में ही बता दिया है कि आर्थिक वृद्धि क्या होगी, ज़्यादा ही रहेगी बिहार की आर्थिक वृद्धि 14.9%, ठीक है। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है ना वो कितना रहेगा 24-25 में, मैंने बताया था 9,91,000, 25-26 में उससे ज़्यादा, और 26-27 में उससे ज़्यादा रहने का अनुमान ये है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, ये महत्वपूर्ण डेटा है जो मैंने PDF में भी दे दिया है, जिसमें शीर्ष अमीर जिले जो हैं वो कौन है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर में देखेंगे तो जो पूरा सकल बोया गया जो क्षेत्र है वो इतना है 8,207 हजार हेक्टेयर। फसल सघनता 1.52 है परसेंट है, मतलब कि एक खेती में कितनी फसलें पूरे साल में लगाई जा रही हैं, ठीक है। तो दूध उत्पादन बढ़ा है, अंडा उत्पादन बढ़ा है, मछली उत्पादन बढ़ा है, ये सब चीज़ें हैं। उद्यम की बात करेंगे तो चीनी उद्योग की बात हुई है, तो रीगा चीनी मिल को 2024-25 में पुनः शुरू किया गया है। दूध संग्रह जो है ना वो बढ़ रहा है, ये बातें कही गई हैं। श्रम रोजगार में जो हमने बताया था कि पुरुष श्रम बल भागीदार दर कितनी रही, तो वो मैंने क्वेश्चंस में ही बता दिया है। भौतिक अवसंरचना, इसमें रोड का जो नेटवर्क है ना बिहार के पूरे देश में हिस्सेदारी 5.5% है इस वक्त, वो थोड़ी सी बढ़ी है, ऐसा कहना है सरकार का, ठीक है। एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे नए 5, वो उसकी भी जिक्र किया गया है इसमें। और ऊर्जा के क्षेत्र में ये कहा गया कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वो बढ़कर अब
374 किलोवाट घंटा हो गई है। ठीक है, तो ये बात है। और आगे बढ़ते ग्रामीण विकास की बात करेंगे। तो ग्रामीण विकास की बात है कि 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो उसके लिए काम किया जा रहा है। कई सारी जैसे जीविका इस जो है वो उसको चलाया जा रहा है। ठीक है। मानव विकास की बात करें तो महिला सशक्तिकरण पर बहुत काम हुआ है। महिलाओं पर जो व्यय है वो बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात की गई है। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर हम देखेंगे तो वही जन्म के समय औसत आयु जिसकी चर्चा की थी हमने, वो डेटा यहाँ फिर से आ गया है। साक्षरता दर बढ़ गई है बिहार में। ठीक है, 61.8% तक हो गई है। ठीक है। तो हाँ, बाल विकास में स्थिति खराब बताई जा रही है। इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग 42.9% है, वेस्टिंग 22.9% है और कम वजन 41% है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्या उत्तर प्रदेश का जो बजट है ना उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों पसंद आ रहा हो ना, लाइक बटन जरूर दबाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ को। और इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप पर वहाँ मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं आप करंट अफेयर्स का। तो यूपी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? 9.12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने 11 फरवरी को ये बजट पेश किया विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो ये तो खर्च का लक्ष्य हो गया। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इनकम का लक्ष्य। इनकम थोड़ा कम हो रहा है। कितने हैं? 8.48 लाख करोड़ रुपए। और इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट है 7.28 लाख करोड़ रुपए, यानी ये सरकार को आय हो रहा है कहाँ से? जो टैक्सेस है वो सबसे टैक्स से। और कैपिटल रिसिप्ट है 1.19 लाख करोड़ रुपए। तो वो ज़्यादातर जो है ना वो लोन लिया जा रहा है इसके जरिए, 1.16 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, समझ में गया आप? अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितना इनकम के स्रोत हैं, कौन कौन से। तो आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो स्रोत देखने को मिल रहा है वो क्या है? स्वयं का कर राजस्व 39%, जैसे जीएसटी हो गया, बाकी अपना कर राजस्व हो गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि केंद्रीय करों में राज्य को अंश मिल रहा है। तो केंद्रीय कर कौन से हो गए? जो इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, एक्साइज टैक्स हो गया, ये सब चीज़ें होंगी। लोक ऋण यानी लोन लिया जा रहा है 13.5%, बहुत बड़ी रकम है ये। बाकी ये अलग अलग खर्चे देख रहे हैं आप। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो बाकी जो इनकम है वो देख रहे हैं आप। ठीक है, ये तो पूरा इनकम है। अब खर्चा देख लेते हैं। तो खर्चा तो 9.12 लाख करोड़ रुपए पहले मैंने बताया था। उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना वो 6.64 लाख करोड़ रुपए है। मतलब कि सरकार को अपना जो बहुत सारा खर्चा है अपने सरकार चलाने के लिए, वो सब खर्चा चाहिए, प्लस कुछ ब्याज वगैरह भी चुकाना है, लोन लिया हुआ उसका। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 2.48 लाख करोड़ रुपए है। ये जो ना इसके जरिए क्या होगा? कैपिटल के जरिए, एक्सपेंडिचर के जरिए वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम ये सब किया जाएगा। ठीक है, तो ये है डेटा। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ जो है ना वो कितना खर्चा हो रहा है। तो ये देखिए आपके सामने मेरे, ये सामने है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो क्या है? पूंजीगत परिव्यय है 19.4%। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि डेवलपमेंट वगैरह में जो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये खर्चा किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ये देख रहे थे जो खर्चा है वो है अन्य व्यय है 19.1%। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या इसमें वेतन सरकारी कर्मचारियों को 11.2% है। फिर ये ब्याज भुगतान हो रहा है, क्योंकि लोन बहुत सारा लिया हुआ है सरकार ने, तो उसका ब्याज देना पड़ा है 7.6%। ठीक है, बाकी ये खर्चा आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? आंसर होगा एजुकेशन, शिक्षा में। शिक्षा में कितना?
6.4% खर्चा किया जाएगा। उसके बाद स्थान आता है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं 6%। उसके बाद फिर आता है एग्रीकल्चर संबद्ध क्षेत्रों में 9%, मतलब पहले 9% होगा फिर 6% होगा। ठीक है, तो पहला नंबर शिक्षा है, फिर एग्रीकल्चर, फिर स्वास्थ्य पर ये खर्चा किए जाने का, ये क्षेत्र के अनुसार देख रहे हैं। अगर आप टॉप 10 विभाग देखेंगे ना, तो ये देख लीजिए, बेसिक शिक्षा में 77,622, फिर ऊर्जा, फिर चिकित्सा स्वास्थ्य, फिर सड़क सेतु, पंचायती राज, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर माध्यमिक शिक्षा भी है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये तो डिपार्टमेंट के अनुसार दिखा दिया था हमने, ये क्षेत्र के अनुसार ये देखा हमने। ओके, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया है? महत्वपूर्ण है। आंसर होगा 2026 पहला इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया। इसके जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था का आकलन होता है कि क्या स्थिति है हर क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने जीएसडीपी कितना हो गया? आंसर होगा 30.25 लाख करोड़ रुपए ये हो गया है। ठीक है, 30.25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और ये बताया गया है कि राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 9.1% हो गया है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब सवाल ये होगा कि 25-26 में ये जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है? तो वो है 36 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 24-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपए और 25-26 में वो 36 लाख करोड़ रुपए ये रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, यूपी बजट 26-27 यूपी बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में जीएसडीपी विकास दर कितना हुआ जो देश के जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है? आंसर होगा 13.4%। ठीक है, 13.4% के इस दर से आगे बढ़ा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में राज्य के राजकोषीय घाटे फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? 3% रखा है। ठीक है, और ये 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है। ओके, 3% रखने का प्लान है। अब कुछ महत्वपूर्ण ऐलान देख लेते हैं जो बजट के दौरान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, ये पूर्वोत्तर कॉरिडोर बनाया जाएगा, गोरखपुर को सहारनपुर से जोड़ने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना वो बनाया, उस पर और विस्तार किया जाएगा। अभी स्टार्ट होने वाला है वो, तो 5 रनवे विस्तार करके किया जाएगा। एक्सप्रेस वे में पिछड़े क्षेत्रों के एकीकृत करने के लिए गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर लगातार फाइनेंसिंग होगी। शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है। 50 लाख टैबलेट, स्मार्टफोन, इन सब का जो है ना वो वितरण किया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रही है। नए विश्वविद्यालय, 3 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 16 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। इसमें किसानों के लिए कुछ नया नहीं है, मुफ्त बिजली की व्यवस्था जारी रहेगी, ये है। ठीक है, महिला कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा कन्या सुमंगल योजना ये चल रही है उसके लिए। हाँ, शहरों में सीसीटीवी नेटवर्क को और बेहतर किया जाएगा, ये है। स्कूटर योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन करने का प्रावधान है। औद्योगिक में क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें कुछ डेटा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अब भारत के कुल मोबाइल फोन का 65% उत्पादन करता है और देश की 55% इलेक्ट्रॉनिक घटक इकाई जो है ना उसका केंद्र भी है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। हाँ, यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल क्या रहा है, ये मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण जो है तो 25-26 उसके अनुसार वर्ष 2025-26 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितना रहने का अनुमान है? इसका आंसर क्या होगा? 1,20,000 रुपए ये अनुमान रहना है। उससे पहले 24-25 में 1,09,000 रुपए था
16-17 में चूंकि सरकार दिखाना चाहती है कि हमने इतना ग्रोथ किया, तो 16-17 का भी डेटा दिया, 54,564 करोड़ रुपए ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये डेटा है। और दोस्तों, आपको अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है, तो कैसा लगा ये करंट अफेयर्स? अभी बहुत कुछ है बताने को आपके लिए। और अब हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो सब भी आपको बताने जा रहे हैं हम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक ये तो हो गया प्रश्न। अब हम लोग चलेंगे ये, हाँ, ये देखिए बहुत सारे आंकड़े हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, जो कुछ मैंने बता दिया था। जैसे 24-25 में ये जो उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी है वो 30.25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य का जो योगदान है 9.1% हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ना 47% सेवा क्षेत्र का योगदान है। इसके बाद 27.2% औद्योगिक क्षेत्र का और 25.8% कृषि क्षेत्र का योगदान है। 29-30 तक, वर्ष 29 और 30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट ये रखा हो गया है। खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में देखेंगे, ये याद रखिएगा कि खाद्यान्न पूरा, इसके अलावा अगर हम टुकड़े में कहेंगे गेहूं, इसके अलावा खाद्यान्न के अलावा ये गन्ना, दूध, आलू और कई बागवानी फसलों में उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो अग्रणी है, नंबर 1 है। ठीक है, यूपी में दुग्ध उत्पादन बहुत हुआ है, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी उद्योग में देखेंगे तो 25-26 में 92.45 लाख टन चीनी का उत्पादन देखने को मिला है। जो रजिस्टर्ड कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ी है, ये बताया जा रहा है। अच्छा, ये निर्यात जो है ना 24-25 में ये 1.86 लाख करोड़ का हो गया है। ओके, और निर्यात तैयारी सूचांक में काफ़ी बेहतर किया है। उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है और भूमि से घिरे राज्यों में पहले स्थान पर है निर्यात के क्षेत्र में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यह है कि 12 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी और किया जाएगा, 7 का निर्माण चल रहा है। तो इस तरीके से टोटल 22 यहाँ पर संख्या हो जाएगी। एयरपोर्ट की भी बात की गई है कि 16 संचालित है, 12 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय हैं। 8 एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। और तो इस तरीके से ना यूपी जो है ना, अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्र में, तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला ऐसा राज्य हो जाएगा। शहरीकरण भी काफ़ी बढ़ा है और ये जो ना 2026 में जो शहरीकरण है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसा बताया गया है। ठीक है, पर्यटन और संस्कृति में यूपी पर्यटकों के आगमन में नंबर 1 पर है। उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है काफ़ी ज़्यादा। और वो बताया गया कि महाकुंभ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, इन सब में धार्मिक पर्यटन के कारण ये हुआ है। भविष्य का रोड मैप की भी बात कही गई है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 ये बात की गई है, उसके तहत लॉन्ग टर्म प्लान किया जा रहा है, ये सब बताया गया है। SSS मॉडल की बात की गई है, इसमें सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये तो उत्तर प्रदेश का ये पूरा का पूरा आपका बजट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। प्रश्न यहाँ पर होगा, देखने को मिल रहा है, भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा 114 लड़ाकू विमान जो राफेल हैं वो खरीदे जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन बताऊं कि ये जो सौदा है ना, उस पर लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आने का उम्मीद। उसमें से काफ़ी जो चीज़ें हैं वो भारत में भी बनाई जाएंगी, इनमें से 60 के आसपास। अनिल अंबानी की कंपनी है, उसको ठेका दिया जाएगा, तो वो भारत में भी निर्माण होगा, असेंबलिंग का ये वो होगा। आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 यानी विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित हुआ है? आंसर क्या होगा इसका? इटली में आयोजित किया गया है इस बार।
6 से 22 फरवरी तक इटली में। तीसरी बार ये शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी उसको मिली है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक है और इसकी थीम है सामंजस्य यानी हार्मनी। अगला, अच्छा, भारत के 2 खिलाड़ी गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान जो कि अल्पाइन स्कीइंग में है, और स्टानजिन लुंडुप ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने किस आईओसी में हो गया, आईओसी में किस देश ने अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया जो वर्तमान में सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि बनी है? आंसर होगा ईरान, और नाम क्या है? सोराया। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और पहली बार किसी महिला को ईरान की ओर से सदस्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने नेशंस कप 2026 की सूची में किस नए खेल को शामिल किया है? शतरंज को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये इस बार आयोजन होना है नवंबर 2026 में सऊदी अरेबिया के रियाद में आयोजन किया जाना है। अगला क्वेश्चन, विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की विजेता टीम कौन रही है? आंसर का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है शानदार ढंग से। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोफी डिवाइन, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल स्मृति मंधाना, ऑरेंज कैप ये स्मृति मंधाना को, पर्पल कैप सोफी डिवाइन को मिला है। बाकी अवार्ड भी देख रहे हैं आप। इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न, WPL 2026 में ऑरेंज कैप यानी सबसे ज्यादा रन बनाने का जो खिताब है वो किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने जीता है। ठीक है, विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL में पर्पल कैप किसने जीता यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने का? तो सोफी डिवाइन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम कौन है? भारत है। भारत ने 6ठी बार ये जीत हासिल की है। ठीक है, तो ये जो है ना वो जीत हासिल कर लिए भारत ने शानदार ढंग से। ओके, तो भारत ने कब कब जीता हुआ है ये टाइटल? तो ये 6 बार, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2022 में और 2026 में। ठीक है, इस बार किसको हराया? तो इंग्लैंड को 100 रन से हराकर ये खिताब जो है ना वो भारत ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मुकाबले में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन? तो हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, 80 गेंद में 80 बॉल में 175 रन की शतकीय पारी उन्होंने खेली। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स पुरुष खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं वो, उन्होंने जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स वुमेन्स 2026 की विजेता कौन है? तो एलिना रायबाकिना, वो कजाकिस्तान की हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स पुरुष 2026 विजेता तो क्रिस्टियन हैरिसन और नील स्कूप्सकी ये हैं। क्रिस्टियन जो है ना वो अमेरिकी हैं और नील जो है वो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स वुमेन्स 2026 की विजेता कौन है? तो क्या होगा आंसर? एलिस मर्टेस और झांग। एलिस मर्टेस जो है ना वो बेल्जियम की हैं और झांग शुई चीन की खिलाड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं मिक्स डबल्स यानी मिश्रित युगल, उसमें कौन विजेता रहे हैं? तो ओलिया गाडेगी और जॉन पियर्स, ये दोनों जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन वो मैंने आपको बता दिया। वैसे मैंने यहाँ भी दे दिया है, एक बार आप देख सकते हो इसको। PDF में सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। PDF आपको करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेने पे मिलेगा शार्प लर्निंग ऐप पर। उसके जरिए क्या होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब कुछ कंटेंट आपको मिलने लगता है। टेस्ट भी दे सकते हैं आप, अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार जांच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड मास्टर्स 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब किसने जीत लिया है? आंसर होगा देविका सिहाग ने जीत लिया है। 20 साल की शटलर हैं और उन्होंने ये बैडमिंटन खेल में जीत हासिल की है। अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। प्रश्न होगा, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? आंसर होगा रूबल नागी। 5 फरवरी को दुबई में
जो आयोजन हुआ था उसी में ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्रफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा वीरभद्र रामनाथन। ठीक है, तो उन्होंने वायुमंडलीय जो प्रभाव है लंबे समय तक जो होता है औद्योगिक गैसों का जो तापीय प्रभाव होता है उसके बारे में रिसर्च किया था और इसी की वजह से ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कितने वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड दिए गए? आंसर होगा 70। ठीक है, इसके अलावा कई सारे और भी पदक है, करीब 800-900 पदक दिए गए हैं, लेकिन 70 जो है ना वो गैलेंट्री अवार्ड है। इसमें 1 अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र है, 13 शौर्य चक्र है, ये सब चीजें हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रश्न यहां पर होगा अगला कि राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 में शांति काल के भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया? आंसर होगा शुभ्रांशु शुक्ला। ठीक है, शुभ्रांशु शुक्ला। तो उन्होंने वो अंतरिक्ष यात्री रहे हैं और आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, तो उनको यह खिताब दिया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 में शांति काल के भारत के दूसरे वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किन्हें सम्मानित किया गया? आंसर होगा इनमें सभी यानी मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ठीक है, तो ये अवार्ड जो दिया गया। एक और खास बात है कि विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है वो कर्नल सोफिया कुरैशी को। अगला क्वेश्चन, असम के राज्यपाल ने किस देश की महारानी को 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार दिया है? भूटान की जो महारानी उनको असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने यह अवार्ड दिया। अगला प्रश्न अब इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहां पर होगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? 91 रैंक है। इससे पहले 2024 में कितनी थी? 96 थी। ठीक है, और भारत को जो है ना वो स्कोर क्या मिला है? 39 स्कोर मिला है और रैंक क्या मिली है? 91। अगला क्वेश्चन कि सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? तो वो है डेनमार्क, नंबर 1 पर है। और बाकी का अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो मेरे बगल में है, नंबर 1 डेनमार्क है, सेकंड पर फिनलैंड है, थर्ड पर सिंगापुर है, फोर्थ पर न्यूजीलैंड और नॉर्वे है, 6 पर स्वीडन है और स्विट्जरलैंड है। 8th पर 2 देश हैं, लक्समबर्ग और नीदरलैंड्स। 10th स्थान है जर्मनी और आइसलैंड का। अमेरिका का स्थान है 29th और ब्रिटेन को मिला है 20वां स्थान। अगला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किन देशों में है या किस देश में? आंसर क्या होगा इसका? सोमालिया और साउथ सूडान। इसका दोनों आंसर होगा। ठीक है, सोमालिया और साउथ सूडान नंबर 1 पे यानी मतलब सबसे खराब स्थिति में जो है 181 रैंक मिली है साउथ सूडान और सोमालिया दोनों को। अब आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। मशहूर एंकर रही सरला माहेश्वरी का निधन हो गया 12 फरवरी 2026 को। तो किस चैनल से जुड़ी थी? आंसर को दूरदर्शन से जुड़ी थी। 71 ईयर की थी। 80-90 के दशक में लोकप्रिय एंकर के रूप में काम कर चुकी थी। अब पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं और प्रश्न होगा यहाँ पर, किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति की खोज हुई जिसका नाम रखा गया क्या? लिरियोथेमिस केरलेंसिस। तो नाम से ही आप समझ लेना ये केरल की ड्रैगन फ्लाई नई प्रजाति है, रिसर्चर्स ने एक ढूंढा है। अगला क्वेश्चन, बर्ड एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? वो है गोवा। पहला राज्य कौन था? केरल था और गोवा दूसरा राज्य हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है? प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन, रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त चारी ढांचा किस राज्य में स्थित है? वो है गुजरात में। गुजरात में कहा? कच्छ जिले में ये स्थित है और ये रेगिस्तानी वेटलैंड है। बरसात में खूब सारा पानी यहाँ पर जमा होता है। अगला क्वेश्चन, पटना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है जिसे जनवरी 2026 में रामसर स्थल का दर्जा मिला? तो वो है उत्तर प्रदेश में। पटना नाम से अब बिहार मत कर देना, ठीक है, बिहार टिक मत कर देना। यहाँ ये जो है ना वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ये स्थित है और उत्तर प्रदेश का ये 11वां रामसर वेटलैंड हो गया है ये। ठीक है, तो ये पटना पक्षी विहार है, करीब
0.86 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ओके, तो रामसर क्यों कहते हैं? रामसर एक ईरान का एक जगह है जहां पर वेटलैंड को लेकर कन्वेंशन हुआ था और फिर बाद में तमाम देशों ने इसमें साइन किया था। भारत ने बाद में साइन किया था, 1982 में किया था। ठीक है, तो अब जो है ना टोटल जो संख्या हो गई है रामसर स्थल की इंडिया में वो 98 हो गई है जब तक मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। 98 हो गई है, तो पूरी की पूरी संख्या मैंने इस वीडियो में भी दिखा दिया आपको, आप देख सकते हैं। और पीडीएफ में तो पूरा लिस्ट है ही, लेटेस्ट अपडेट के साथ अवेलेबल है लिस्ट, और वहाँ अपडेट होता रहता है, जैसे कंटेंट आते हैं, जैसी चीज़ें होती हैं अपडेट होता है उसके अनुसार। आगे बढ़ते हैं और योजना से रिलेटेड यानी स्कीम, राज्य और केंद्र की उससे रिलेटेड प्रश्न। किस केंद्र शासित प्रदेश ने लखपति बिटिया योजना शुरू की? दिल्ली ने शुरू की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है। ये लाडली बेटी के नाम से योजना चल रही थी, लेकिन अब उसका नाम लखपति बिटिया योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न यहां पर होगा, किस देश में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ? आंसर का यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में ही आयोजन हुआ है। और अब बात करेंगे विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इंटरनेशनल रिलेशन। प्रश्न होगा, बांग्लादेश के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, और इसके लीडर हैं तारिक रहमान। ठीक है, तो 20 साल बाद आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत इस पार्टी ने दर्ज की है और इसके लीडर जो हैं वो तारिक रहमान हैं। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया उनके ये बेटे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश तो वह स्पेन है। स्पेन ने इसकी घोषणा कर दी है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो साचेज, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी, तो उन्होंने फरवरी 2026 में भारत की राजकीय यात्रा की सेशल्स के। ठीक है, सेशल्स के फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। और भारत ने पैकेज भी जारी किया है सेशल्स के लिए, $175 मिलियन का पैकेज जारी किया है। ठीक है, सेशल्स जो है ना मैप में अगर देखेंगे तो इस जगह पर है, हिंद महासागर में, यहाँ पर ये है सेशल्स। इसकी राजधानी है विक्टोरिया। यहाँ पर मुद्रा चलती है सेशल्स रुपया। आगे बढ़ते हैं। अनुतिन चरण विराकुल किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर होगा थाईलैंड के। ठीक है, 9 फरवरी को उनको चुन लिया गया। हालांकि इससे पहले वो कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर थे, लेकिन अब फिर से उनको चुन लिया गया है। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और ये है दिवस। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मेरिकी दिवस कब मनाया गया? 9 फरवरी को, और ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है क्या? टर्निंग स्टोरी इनटू एक्शन, यानी कहानियों को एक्शन में बदलना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि बच्चे जो मिट्टी खा लेते हैं ना खेलते हुए, तो उनमें कृमि ना हो, मतलब कीड़े ना हो, उसको रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस, तो वह 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? ये तो 2025 से 27 तक की एक ही थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला क्वेश्चन, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो महिला खतना होता है ना, ये खासतौर पर उसी के खिलाफ ये दिवस है। अगला क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है और थीम है दुनिया की दालें शालीनता से उत्कृष्टता तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कोस्ट गार्ड डे 11 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना हुई थी 1977 में। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो है 2 फरवरी को, और इस बार की थीम रखी गई है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का जश्न। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ छूट भी चल रही है करंट अफेयर्स के मेंबरशिप प्लान पर।
शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे डिटेल जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डेली का करंट अफेयर जरूर देखिए। ओके, बाय।